नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत टोटल 35 वीडियो आएंगे। इन 35 में से आज आप 28 वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले 27 वीडियो हो चुकी है और जो भी बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको यह 27 वीडियो की पीडीएफ दे दिया गया है। आशा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर अपने तैयारी को एक नए लुक दे रहे होंगे। आज भी जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम था, सभी को बेस्ट ऑफ लक। भैया ऐसा है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में 20 में से 18-17 क्वेश्चन पढ़ाए आ जाते हैं, तो मैं एनालिसिस नहीं करवाता, जैसा कि पहले ही बता दिया था। आज भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पोस्ट किए, मैंने स्क्रीनशॉट भी आपके यूट्यूब पे पोस्ट किया था, जैसा कि आप देखे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ईमानदारी से क्रेडिट दिया मुझे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोग कहते हो कि वीडियो के शुरुआत में गाना से स्टार्ट करें, तो मैंने एक गाना जो है गा करके रखा है, पहले इसे सुन लीजिए, फिर हम का जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आशा करते हैं कि गाना अच्छा लगा होगा। पहला प्रश्न है, एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, फैक्ट जरूर कवर कीजिएगा, है ना, आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको काम आएगी। राजस्थान की प्रमुख त्योहार गणगौर के दौरान किन हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो राजस्थान में जो गणगौर त्योहार मनाए जाते हैं उसमें देवी पार्वती की जो है पूजा की जाती है गणगौर फेस्टिवल के दौरान। ठीक है, पार्वती आप इसे गौरी भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है ना, पार्वती माता। इसके अलावा गणगौर त्योहार राजस्थान का प्रमुख त्योहार है, इसमें देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से तेलंगाना की एक प्रमुख त्योहार बथुकम्मा, इसमें भी देवी गौरी की पूजा की जाती है, तो दोनों में सेम ही देवी देवता हो गए। इनके अलावा गणगौर त्योहार के अवसर पे राजस्थान में कौन सा डांस किया जाता है भाई? तो घूमर डांस किया जाता है। और घूमर डांस पुरुष प्रधान है कि महिला प्रधान? तो आप कहते हो ये महिला प्रधान डांस है, इसमें सिर्फ फीमेल ही भाग लेती है, मेल भाग नहीं लेते। ठीक है, ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब घूमर नृत्य की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले किस समुदाय के महिलाओं ने इसे स्टार्ट किया था, या फिर किस समुदाय के महिलाओं को इसे स्टार्ट करने का श्रेय दिया जाता है? तो आप कहेंगे भील समुदाय के महिलाएं। ठीक है, जब घूमर नृत्य शुरुआत में किया जाता था तो उसमें किस देवी देवता की पूजा होती थी? तो देवी सरस्वती बीना वादनी की। बाद में जो है इसी घूमर नृत्य में गौरी और शंकर की भी पूजा होने लगी। तो जब भी आपको घूमर नृत्य पूछेगा अकॉर्डिंग टू भील की महिला, भील जनजाति की महिला, तो सरस्वती आंसर देना है। अगर ऊपर में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि भाई किसके अकॉर्डिंग, तो आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रह सकता है, या तो सरस्वती माता रह सकते हैं, या तो गौरी शंकर, दोनों में से कोई भी रह सकते हैं, मतलब तीनों में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये घूमर नृत्य समझा रहा था। घूमर नृत्य गणगौर फेस्टिवल के दौरान घूमर की उत्पत्ति समझाया और इसमें भी देवी देवता को समझाया। इसी के साथ हमने बथुकम्मा तेलंगाना, उसमें भी देवी गौरी की पूजा होती है ना, उसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है बथुकम्मा को। एक बात और ध्यान रखिए। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना में एक त्योहार होती है बोनालू, इसमें माता काली की पूजा होती है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक त्योहार होता है थाईपूसम। इस थाईपूसम में जो है भगवान मुरुगन की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है भाई? भगवान मुरुगन की पूजा होती है। इसे भी ध्यान आपको रखना है। एक सेकेंड, है ना, हाँ ना, सही है। इसके अलावा उड़ीसा में आयोजित होने वाले त्योहार नवकलेश्वर, इसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा इत्यादि की पूजा होती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ और
सुभद्रा जो है उनके जो लिबास वगैरह होते हैं उनको चेंजेस करने की ये प्रथा है नवकलेश्वर। ठीक है, अब कितनी सच्चाई है ये तो जो उड़ीसा के होंगे वो जानते हैं, अपन तो पढ़ेंगे, है ना। तो ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित हो गया आपको नवकलेश्वर महंत, जय जगन्नाथ भगवान, है ना। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव होता है, और जिस प्रकार से उड़ीसा के अंदर रथ यात्रा निकाली जाती है उसी प्रकार से गोंचा महोत्सव जो छत्तीसगढ़ में होता है वहां भी रथ यात्रा निकाली जाती है। और ये क्वेश्चन आपको एमटीएस में इस लैंग्वेज में पूछा था कि उड़ीसा के तरह ही किस राज्य में रथ यात्रा निकाली जाती है, तो आपका आंसर होता था वहां पे ऑप्शन के अनुसार छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। इसके अलावा मकर संक्रांति के समय आप केरल में एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है मकर विलक्कू, है ना। मकर संक्रांति के समय आप तमिलनाडु में एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है पोंगल। उसी समय गुजरात में त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है उत्तरायण। उसी समय उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, उसी समय असम में बिहू। ये सब जो है विविधताएं से भरी हुई है। मकर संक्रांति और नव वर्ष का फेस्टिवल इंडिया में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो मकर विलक्कू में किसकी पूजा होती है, तो भगवान अयप्पा की पूजा होती है। और अयप्पा सबरीमाला का टेम्पल कहां पे है, तो ये केरल के अंदर स्थित है। यह भी एक VVI पॉइंट होगा आपके लिए, क्योंकि यह भी पूछा जाता है कि प्रसिद्ध अयप्पा का मंदिर या फिर सबरीमाला टेम्पल कहां है, तो आपका आंसर होता है केरला में। ठीक है भाई, इसके अलावा चुप रहो ना, ओनम एक अगला पॉइंट था कि ओनम केरल का एक और प्रमुख त्योहार है ओनम। ये 10 दिनों तक चलती है। और ओनम में किसकी पूजा होती है, तो आप कहोगे राजा महाबली, यहाँ पे महा भी लिख लीजिएगा या फिर राजा बलि भी चलेगा। और अगर राजा बलि ऑप्शन में नहीं है तो विष्णु भगवान को आंसर करके आएंगे। ठीक है, केरल का एक डांस है मोहिनीअट्टम, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भी भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। तो दोनों एक ही साथ याद रखें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों चीज़ केरल से ही संबंधित है। इसके अलावा अगला पॉइंट है खर्ची पूजा। ये खर्ची पूजा 14 देवी देवताओं के जो है पूजा वाला त्योहार है। इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये भारतीय राज्य त्रिपुरा की त्योहार है जो पर ईयर जो है जुलाई महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है भाई। एक एक चीज बताऊंगा जो आपके एसएससी के कंप्यूटर स्क्रीन जो एग्जाम कराते हैं जो भी संस्था, उनके अंदर नजर आएगा भाई साहब। तो क्लास को छोड़ के ना जाए, गुजारिश है आपसे। इसकी फायदा आप खुद ही देखेंगे। और एक दिन जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आज क्या देखते ही आते हैं, कमेंट में भी देखते होंगे, उसी प्रकार से आप भी एक दिन कहने लगोगे। कुछ दिन अपना टाइम दे करके देखो, विश्वास करो मेरा। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा, इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है। यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। उसी प्रकार से तमिलनाडु में मनाए जाने वाली 4 दिनों की त्योहार पोंगल, इसमें मकर संक्रांति के समय ही होती है। और इसमें जो है सूर्य और गाय की पूजा होती है। साथ ही हमने बताया था कि पोंगल के दौरान ही आपको जलीकट्टू नामक जो है खेल का आयोजन करा जाता है तमिलनाडु के अंदर। अगला है बैकुंठ पेरुमल मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। देखिए बैकुंठ पेरुमल जो है ये नंदी बर्मन सेकेंड जो किस वंश से ताल्लुक रखते होंगे, आप कहोगे दादा पल्लव शासक हैं ये। तो पल्लव शासक नंदी बर्मन सेकेंड के द्वारा आपका बैकुंठ पेरुमल, जो CGL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है इनसे। आज मैं इनका सारा डाटा आपको दूंगा, आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रमुख पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हेनसांग दक्षिण भारत की यात्रा की थी। 2022 CGL मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हेनसांग साउथ इंडिया की यात्रा किसके काल में किया था, आपका आंसर होता है ना, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। ऊपर वाले जो आप देख रहे हो नंदी वर्मन है, नीचे वाले जो आप देख रहे हैं वो नरसिंह वर्मन है। तो नरसिंह और नंदी में थोड़ा तो फर्क है, हालांकि दोनों ही गॉड के नाम के ऊपर है, जैसे नंदी भोले का सवारी है भैया। इनके अलावा हेनसांग जो भारत में आया था ये आपका है ना हर्षवर्धन के काल में आया था। साउथ इंडिया गए थे नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में, भाई क्लियर यहीं कर लेना है ना। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। बेसिकली इसका पर्पस था भारत भ्रमण के साथ बौद्ध धर्म की जो है ज्ञान अर्जन करना। पल्लव कालीन शासक नंदी वर्मन के द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिरों और नक्काशियों में बात करेंगे तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, कांचीपुरम कहिए या फिर कांची कहिए, जगह का
का नाम है ना। बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बडलमेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, ये सभी के सभी नंदी बर्मन के द्वारा बनवाया गया था। पल्लव को चालुक्य शासक किससे हार मिली थी? पुलकेशिन सेकेंड से हार मिली थी। आपको याद होगा कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो यही पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे 618 ईस्वी में हराया था। तो पुलकेशिन इधर पल्लव को भी मात दिया था और उधर हर्षवर्धन यानी जो वर्धन वंश के शासक हुए थे उनको भी हराया था। तो ये काफी पावरफुल थे अपने काल में। पल्लव शासन की राजधानी कांचीपुरम है, कांचीपुरम। इनके अलावा विख्यात तट मंदिर ये आपका कहाँ पे है? ममल्लपुरम में स्थित है। शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया, ये भी पल्लव शासक है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण बता ही दिया अभी, नंदी वर्मन ने करवाया था, जो ये क्वेश्चन का आपका आधार भी है। विष्णुपद मंदिर ये गया में स्थित है, फल्गु नदी के किनारे स्थित है। लोग यहाँ पे पितृपक्ष करने जाते हैं। तमिलनाडु में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर है ना, ये मंदिर तंजौर में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजौर में है। इसका निर्माण राजराज चोला ने किया था। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है। कौन है भैया? विजयालय है। और चोल वंश कौन से सेना के लिए प्रसिद्ध थे? तो नौसैनिक सेना के लिए। मैं अलग से स्टाइल में लिखना चाह रहा था, आपको ये लीजिए। नौसैनिक जो सेना है उसके लिए प्रसिद्ध था आपका चोल, नेवी पावर के लिए, ठीक है। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर यह मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासक ने बनवाया था। और इसमें सबसे बड़ा मंदिर जो है ये है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, है ना। कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पे? खजुराहो में। खजुराहो के मंदिर कौन से शैली में बने हैं? तो एक तो आप कहोगे पंचायतन शैली और सब बार की भांति गंधार शैली भी। तो इन दोनों शैली की मिली जुली स्वरूप आपको मिलेगा। गंधार शैली हर बार की भांति आपसे मैं क्यों कहा कि जो भी नॉर्थ इंडिया की मंदिर है ये आपके गंधार शैली में बेसिकली बने होते हैं, और साउथ इंडिया की मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बने होते हैं, ठीक है। और जहां पे गंधार और द्रविड़ दोनों शैली मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं बेसर शैली का उदाहरण, है ना। इसके अलावा मंदिर में भगवान या देवी देवता कहाँ रखे जाते हैं? आप कहोगे गर्भगृह में रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में स्तूप क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि बुद्ध धर्म में जो भी उनके महत्व के चीज होते हैं उनको संरक्षित रखने की जो जगह होती है उसे स्तूप कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि जो मंदिर के ऊपरी भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे छत्र या हर्निका कहा जाता है ना। स्तूप के ऊपरी भाग को छत्र या हर्निका कहा जाता है, ठीक है भैया, ये ध्यान रखेंगे। स्तूप के ऊपरी भाग को छत्र या हर्निका कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा फिसल गया था। इसके अलावा कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में है, इसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं। सूर्य मंदिर है कोणार्क वाला, और इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 10 रुपए की नोट के पीछे कोणार्क मंदिर का जो है आप साइन देख सकते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी गुजरात में है, मोढेरा में है। मोढेरा में स्टेडियम भी है ना। माफ कीजिएगा, मोढेरा में सूर्य मंदिर। अच्छा, मोढेरा सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव है ना। सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा है जो अहमदाबाद में है, ठीक है भैया, है ना। तो उसका नाम मिलता जुलता है ना इसके लिए। और ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था, जो अपने आप में सोलंकी वंश के हुआ करते थे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा भारत में सबसे साउथ में स्थित बंदरगाह किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये कहाँ से कहाँ जाती है? इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने। अब बचा हुआ है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी प्रणाली में है? तो गंगा नदी प्रणाली में है, और गंगा नदी प्रणाली को मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। राष्ट्रीय जलमार्ग जो सेकेंड है 2 है, यह धुबरी से सादिया को जोड़ता है। इसके बारे में अगर पूछे कि ये किस प्रणाली में है तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड बंदरगाह जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है तथा इस प्रकार के बंदरगाहों में सबसे गहरी भी है कि लैंडलॉक्ड भी होना चाहिए, सबसे गहरी भी होना चाहिए, है ना। तो ये है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। और बंदरगाह के बारे में मैंने आपको एक से एक डाटा दे चुका था। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि कौन से प्रैक्टिस सेट नंबर या फिर किस क्लास के लिए चलाया गया था, लेकिन आप देख लीजिएगा पीडीएफ अगर आप लिए हैं तो, क्योंकि बंदरगाह से भी
क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, है ना भैया। इसीलिए बोलता हूँ कंटेंट पूरा अटेंड किया कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे ये फिगर रखने का मेरा ये मीनिंग है कि भाई जो भी आपके अरब सागर के किनारे बंदरगाह होती है ये पश्चिमी तट की होती है, और जो भी आपका बंगाल की खाड़ी के किनारे होती है ये पूर्वी तट के बंदरगाह होते हैं। और कुछ ऐसे बंदरगाह जो स्पेसिफिक नदी के साथ रिलेट किए जाते हैं, जैसे आपसे पूछता है कि भाई मार्मागो इस प्रकार से नाम है, ये बंदरगाह किस नदी के पास है, तो आप कहते हो जुआरी नदी, है ना, गैम्बलर वाला जुआरी नदी। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, नदी का नाम है भैया जुआरी, है ना। तो ये गोवा में है, और इसी मार्मागोवा से मैंने आपको कहा था कि आयरन ओर का सबसे ज़्यादा जो है आपका एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जुआरी नदी वाला। ठीक है, बाद में कि आप पश्चिमी तट पे आएंगे तो मुंबई बंदरगाह, नन्हा सेवा, पणजी, मार्मागोवा, मंगलूर, ये सब पश्चिमी तट के हैं। कोची, तूतीकोरिन ये पूर्वी तट के, चेन्नई पूर्वी तट, विशाखापत्तनम जिसकी बात हो रही थी यहाँ पे ये लैंडलॉक्ड बंदरगाह है, आप देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से तट में जो है नहीं आपका अटैच है, थोड़ा सा अंदर रहता है ये। इसके अलावा हल्दिया ये भी पूर्वी तट के कोलकाता में। तो ये सब कुछ बंदरगाह है। अब इस फिगर का काम हो गया, दूसरे फिगर का क्या काम है, तो दूसरे फिगर का ये काम है कि काठियावाड़ी तट कहाँ है। अगर आपको याद हो CHSL एग्जाम 2022 या 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका गुजरात में है। कोंकण तट कहाँ पे है, गोवा में है। केनरा तट ये कौन से राज्य के पास हो जाएंगे, आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। केनरा तट जो है ये गोवा से कर्नाटक तक के जो भाग है उसे आप केनरा तट कह सकते हैं। मालाबार तट कर्नाटक से केरला के तट के जो बीच के तट हैं उसे आप मालाबार तट कहते हैं, है ना। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। पूर्वी तट को आप कोरोमंडल तट कहते हैं, है ना भैया, ध्यान रखना। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट ये है पेनिनसुलर इंडिया, जिसे मैं बार बार कहते आया हूँ। गोदावरी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। ये पेनिनसुलर कहने का मतलब कैसा होता है कि ये 3 साइड से जल से घिरा हुआ है और एक साइड से, है ना, आपका लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है CISF के प्रथम महिला महानिदेशक का नाम क्या है। ये क्वेश्चन मैं एक आध दिन पहले भी पढ़ाया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। महिला है, पहली बार इस प्रकार की पोस्ट को अचीव कर रहे हैं इस महकमे में, तो आपसे पूछेगा, इसीलिए रटा देना चाहता हूं। तो ये नीना सिंह है ना। रैपिड एक्शन फोर्स RAF का नाम आपने सुना होगा, के नेतृत्व करने वाली पहली महिला निरीक्षक एनी अब्राहम। नीना सिंह CISF की पहली महिला निदेशक है। ITBP के नया महानिदेशक जो हैं ये जनवरी 2024 में नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है राहुल रसगोत्रा। CRPF में नया महानिदेशक आए हैं, इनका नाम है अनीस दयाल साहब। जनवरी 2024 में SSB के महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी, सशस्त्र सीमा बल। इसके अलावा भारतीय टेबल टेनिस संघ में प्रथम महिला जो है बैठ गए अध्यक्ष के रूप में, इनका नाम है मेघना अहलावत। और भारतीय ओलंपिक संघ में प्रथम महिला अध्यक्षा PT उषा मैडम। सेबी में प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्च मैडम, है ना। JNU की प्रथम महिला कुलपति शांति श्री धूल पंडित, है ना। इस प्रकार से याद रखेंगे, है ना। सेल में प्रथम महिला आपका सोमा मंडल, है ना। ये सब जो कुछ महिला है जो पहली बार कोई बड़े पोस्ट पे जाती हैं, जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा किस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद के कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पे जो बच्चे सीधे देखा और आंसर मारा वो तो फिसल के वहीं गिर गए। क्या है कि यहाँ पे क्लू लगा दिया हूं मैं कि कप्तानी होनी चाहिए ध्यानचंद साहब की, और जो है हॉकी में स्वर्ण पदक भी होना चाहिए। तो ये बर्लिन ओलंपिक 1936 जर्मनी के अंदर बर्लिन, है ना, वहां पे हिटलर काफी इंप्रेस हुए। ठीक है भाई, मेजर ध्यानचंद साहब इस टीम के कैप्टेंसी कर रहे थे और वहां भी गोल्ड जीता गया था। भारत के शुरुआती 4 कप्तान जिन्होंने गोल्ड दिलाया अपने को ओलंपिक के अंदर, ये इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हैं जयपाल सिंह मुंडा, इन्होंने हमें 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार गोल्ड दिलाया भारत को। इसके अलावा सैयद लाल साहब बुखारी, ये 1932 के ओलंपिक। ध्यानचंद साहब 1936 के ओलंपिक।
कोई शेर है जो बता सकता है कि किशन लाल साहब कौन से ओलंपिक में कप्तानी किए होंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि लगातार 4 ओलंपिक। तो भैया ये 1940 नहीं, 1944 नहीं, डायरेक्ट 1948 में कप्तानी में जो है इनको गोल्ड मिला था। क्योंकि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते जो है ये ओलंपिक बाधित हुआ था। ठीक है भाई। इसके अलावा वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक मिला था। जयपाल सिंह मुंडा कैप्टन थे और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम झारखंड में है। हॉकी खेल को है ना 1928 से 1980 तक भारत को 8 स्वर्ण पदक मिले हैं ओलंपिक में, सिर्फ हॉकी खेल में। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 20 में हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था भारत को। इसके अलावा 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, चूंकि 10 स्वर्ण पदक है भारत के पास, तो 8 हॉकी में आ गए। तो 2 कहां से आए? तो 2 आए भैया, एक अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 बीजिंग ओलंपिक शूटिंग के दौरान, है ना, और दूसरा आया टोक्यो ओलंपिक 2020 नीरज चोपड़ा के द्वारा। इस प्रकार से 8 से बढ़ के 10 हमारा गोल्ड हो गया। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले धुरंधर 1922 में हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव सर के द्वारा कुश्ती खेल में ब्रॉन्ज मेडल के रूप में जो है जीता गया था। इसके अलावा रजत पदक मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़, देखिए मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ और मेजर सोमनाथ शर्मा, इन दोनों को अगर ठीक से नहीं आप किसी क्लू के थ्रू याद रख पाए ना तो कंफ्यूजन में डाल देता है। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है ये परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम जो है भारतीय हैं, है ना। और जो मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ है वो रजत पदक जीतने वाले ओलंपियन है, प्रथम व्यक्तिगत रूप से इंडिया के लिए। एथेंस ओलंपिक 2004 में जीते थे। व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्नो मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में, जिसके खिलाड़ी मीराबाई चानू है ना, उसी खेल में जीती थी। इनके अलावा 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में संपन्न कराए जाएंगे। 2024 छोड़िए जनाब, 28 वाला कहां पे होगा? तो लॉस एंजलिस में। भाई साहब 28 नहीं 32 पूछ रहा हूं। 32 का कहां पे होगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। और 2036 का ओलंपिक भारत में होंगे या नहीं होंगे ये पूर्ण रूप से डिफिनिट नहीं है, लेकिन गांधीनगर गुजरात में ओलंपिक जो है होने की बात मोदी जी ने कमिटमेंट किए हैं। और एक बार मोदी साहब जब कमिटमेंट कर देते हैं तो हवा अपने रुख मोड़ लेते हैं। ठीक है भैया, समझ रहे हैं? तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर एक बच्चा अभी कमेंट किया करके बताया था कि सर आपने कहा था मोदी जी ने जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन किया, आज एग्जाम में छप गया। मैंने आपको बता दिया ना भाई कि मोदी साहब वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं छपेंगे, टेंडर रखना है कि नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। मोदी साहब बहुत पावरफुल है भाई। एक बार चला गया अपना लक्षद्वीप पे, देखिए मालदीव का क्या स्थिति है, आप देख ही रहे होंगे। इसके अलावा मुंबई में पहली बार सूती कपड़ा का मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए सूती कपड़ा का मिल कहे या कपास मिल कहे, दोनों मिलाजुली की बात एक ही होगा। ठीक है भाई। तो ये आपका 1854 में स्थापित किया गया था, है ना। हालांकि यहाँ धागा बनाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, और भी उद्देश्य थे, है ना। तो फिर भी अगर कपास मिल भी कहे तो 1853-54 ही आंसर आपको देना है। ठीक है। और सूती कपड़ा का मिल कहे तो भी 1854 आंसर देना है। इसमें जो विशेष रूप से सहयोग किया था कवास जी नाना या फिर कोवस जी नाना। ठीक है। इनके अलावा जो कपास है इंडिया में, इसमें भी अभी एक नया रिकॉर्ड बन गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। कपास के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है विश्व में, और भारत में पहला स्थान पे है गुजरात। ठीक है। कपास काली मिट्टी का फसल है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगूर मिट्टी को ब्लैक चेरनोजम भी कहा जाता है। ठीक है। कपासी मृदा भी कहते हैं इसे, है ना। ये आपका जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। डेक्कन का ट्रैप चूंकि बेसाल्ट चट्टान या आग्नेय चट्टान का बना हुआ है, तो डेक्कन के ट्रैप वाली जो भी इलाका होगा वहां पे लगभग काली मिट्टी का क्षेत्र पाए जाएंगे। भारत में पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 में स्थापित किया गया था। ये जूट क्या होता है आप सभी जानते हैं, पटसन जिसको बोलते हैं, झोला वगैरह, सुतीली का बोरा, फांसी की रस्सी इत्यादि भी बन सकते हैं मेरे ख्याल में। इनके अलावा भारत में पहला सीमेंट मिल 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। इससे पहले भी सीमेंट मिल कई प्रयास किए गए थे, लेकिन जो एक ऑथेंटिक हुआ यहाँ पे हुआ। इनके अलावा भारत में टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में, अच्छा माफ कीजिएगा, जमशेदजी टाटा
के द्वारा जमशेदपुर, सही है भाई, जमशेदपुर में लगाया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये बाद में आया था 1945, बंबई के अंदर है, टिफर, TIFR। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में अकबर के समय हुआ था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जहांगीर के समय 1608 में सूरत में डाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पत्र महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था या फिर सौंपा गया था कि भाई तुम व्यापार करना। इसके अलावा हुगली नदी के किनारे जो है बंगाल में पहली बार अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाया था। भारत में पहला चीन मिल उद्घाटन 1903-4 में दीजिएगा, ये भी ऑथेंटिक एक जगह से भी नहीं मिलेगा, कहीं 3 कहीं 4 कहीं 1910 से पहले मिल सकता है आपको, है ना। तो 1903-4 बताइएगा। इसको याद रखने के तरीके हैं कि शांति निकेतन भी इसी आसपास में है, ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार भी 1901 इसी के आसपास में है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर जगह है, वहां पे लगाया गया था। भारत में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन अभी उत्तर प्रदेश कर रहा है 2023 के डाटा के अनुसार, और सबसे अधिक चीनी मिल अभी भी महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जॉन मैकलॉघलिन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए ऐसा बोल रहे हैं बाबूजी कब आऊं, कल ही आ जाऊं क्या? तो ये रुका हुआ है, आने के लिए तैयार है, ठीक है भाई। ये गिटार प्ले करते हैं, है ना, जॉन मैकलॉघलिन, ठीक है। जॉन मैकलॉघलिन किस देश के हैं? ब्रिटिश हैं, यानी इंग्लैंड के हो जाएंगे। और ये 2024 में जो ग्रैमी अवार्ड मिले हैं भारत के 5 विभूतियों को, उनमें इनका भी रोल रहा है, यानी कंबाइंड रूप से 6 आदमी को कहा जा सकता है, लेकिन ये ब्रिटिश है इसीलिए 5 भारतीय आंसर होता है, ठीक है। तो इन्हें भी दिया गया है, ध्यान रखेंगे, है ना। भारत में प्रथम जो आपका ग्रैमी अवार्ड के विजेता हैं ये हैं आपका भैया पंडित रविशंकर साहब, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए 1968 में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किए थे। सबसे पहले अगर आपसे कहे कि भाई ग्रैमी अवार्ड के लिए भारत के दृष्टिकोण से कौन नॉमिनेट हुए थे, तो भी पंडित रविशंकर साहब ही हुए थे 1967 में, लेकिन उस साल उनको नहीं दिया गया था, बाद में अगले साल इन्हें मिला था और जीत गए थे। अगर आपसे पूछे कि कौन सा भारतीय है जिसे ग्रैमी अवार्ड के लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त हुआ है, तो भी आपका आंसर पंडित रविशंकर साहब होगा। 2013 में इसे ग्रैमी अवार्ड जो लाइफ टाइम जो अचीवमेंट के कैडर में दिया गया। पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न भी दिया गया, ये सितार प्ले करते हैं। इनके अलावा भारत के लिए पहली बार ग्रैमी अवार्ड हेतु मनोनीत बता दिए पंडित रविशंकर। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक बार किससे मनोनीत किया गया है ग्रैमी अवार्ड के लिए, तो जुबीन मेहता, ये सिम्फनी प्ले करते हैं, सबसे अधिक 18 बार इन्हें मनोनीत किया गया है ग्रैमी अवार्ड के लिस्ट में, है ना, लेकिन मिला नहीं। वर्ष मिला भी है ना। वर्ष 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड दिया गया। इस बार जो 2024 में 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला ना, तो इसमें जो तबला वादक आपका जाकिर हुसैन साहब है, उनको 3 ग्रैमी अवार्ड अलग अलग चीजों के लिए मिला, लास्ट वाले लाइन में देखेंगे। इसके अलावा जाकिर हुसैन के पास अब 5 ग्रैमी अवार्ड हो चुके हैं। 5 ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर साहब के भी पास हैं, ठीक है। रिकी केज के पास 3 ग्रैमी अवार्ड हैं, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। AR रहमान के पास 2 ग्रैमी अवार्ड है, तन्वी शाह के पास 1 ग्रैमी अवार्ड है। भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तन्वी शाह, ये भी जय हो पिक्चर को जो है विदेशी भाषा की लिरिक देने के लिए जीती थी। इनके अलावा वर्ष 2024 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ध्यान से देखिएगा कैसा क्या 3 जगह कहाँ मिला है। तो सम्मानित है जाकिर हुसैन तबला वादक, राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, ये पश्तो के लिए इन दोनों को 1 बार मिल गया। फिर जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया जैसा हम कहते हैं एल्बम के लिए 1 बार, तो भाई राकेश चौरसिया को भी 2 मिला यहाँ पे, और जाकिर हुसैन साहब को अब तक आपने 2 देखा, और 1 आप कंबाइंड वाले में देखेंगे। तो जो कंबाइंड वाले हैं इसमें जाकिर हुसैन, है ना, बी सिल्वा गणेशन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन, इन चारों को एक साथ दिया गया। इस एल्बम का नाम है दिस मोमेंट, है ना, दिस मोमेंट, इस पल, है ना, तो इनको दिया गया। तो आप देख लीजिए कि जाकिर हुसैन 3 जगह हो गए और राकेश चौरसिया 2 जगह हो गए, बाद बाकी शंकर महादेवन, जीवी सिल्वा गणेशन, गणेश राजगोपालन, ये सब जो है 1 जगह हो गए। इस प्रकार से आप यहाँ पे 5 नाम देख रहे होंगे, राकेश चौरसिया, है ना, तबला वादक जाकिर हुसैन साहब, शंकर महादेवन, बी सिल्वा गणेशन, गणेश राजगोपालन, ये 5 जने हैं जिनको इस बार अवार्ड दिया गया ग्रैमी, है ना।
इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य की थी, है ना। दूसरी सबसे कम लिटरेसी रेट, सेकेंड सबसे कम तो बिहार की है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा कि इनका दूसरा सबसे कम लिटरेसी रेट रहा था ओवरऑल में, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है राजस्थान। इन तीनों को ध्यान रखिएगा। आजकल एग्जामिनर जो है अब डाटा 21 वाला रिलीज नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो पूछ दिया हो, जनगणना बहुत बार पूछे जाते हैं, फिक्स ही रहता है। जनगणना पे वीडियो बना दिया हूँ, टॉपिक वाइज जाके देखिएगा, है ना। टॉपिक वाइज से एक बच्चे बोल रहे थे 12 क्वेश्चन आगे, मैं सिर्फ टॉपिक वाइज ही देख के गया था। बताइए 60% किस टॉपिक वाइज से मिल रहे हैं, जो छोटे छोटे वीडियो हैं, 20 या 22 वीडियो हैं। तो अब बताइए अब क्या करूँ ये आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग बात नहीं मानते, ये आपका अपना लुकआउट है भैया, है ना। तो ये हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक लिटरेसी रेट पहला केरल का, दूसरा मिजो का, तीसरा गोवा का, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक डिकैडिकल ग्रोथ मेघालय का और सबसे कम है नागालैंड का। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, तत्पश्चात कहाँ का भैया, महाराष्ट्र का, तत्पश्चात कहाँ का, तो बिहार का, सबसे कम कहाँ का, सिक्किम का। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ का, महाराष्ट्र का। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। सबसे अधिक शहरी महाराष्ट्र का। सबसे कम ग्रामीण कहे, सबसे कम जनसंख्या कहे, सबसे कम शहरी कहे, तीनों का आंसर सिक्किम ही है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता पार्टिकुलर अलग अलग मैं बात कर रहा हूं तो भी ये आपका केरल का होगा और सबसे कम बिहार का होगा पार्टिकुलर भी। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में समग्र साक्षरता 74.04%, फीमेल साक्षरता 65.46 और मेल साक्षरता 82.14 है। लिंगानुपात 943 है ना। डेंसिटी 3822 है और डेकेडिकल ग्रोथ 17.64 है। फर्टिलिटी रेट 2.1 से 2.3 या 4 के बीच में, जो भी आपके ऑप्शन रहेंगे वहां पे आप टिक करके आना। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में सबसे अधिक घनत्व दिल्ली का है ना। सबसे अधिक लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का है और सबसे अधिक सेक्स रेशियो पुदुचेरी का है, ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहेगा तो एमपी हो जाएगा और खाली अनुसूचित जाति कहेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। एससी कहेगा तो उत्तर प्रदेश, एसटी कहेगा तो मध्य प्रदेश। इसके अलावा लोसार त्योहार लद्दाख में तिब्बती कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है ना भाई, तो ये 11वीं महीना में मनाया जाता है। तिब्बती कैलेंडर के 11वीं महीने के पहले दिन मनाया जाता है लोसार त्योहार। कहां पे, तिब्बत के अंदर, ठीक है भाई। आप जानते हैं कि लोसार त्योहार जो है ये तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। तो यहाँ मैं तिब्बत के अनुसार से बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो है तिब्बती कैलेंडर के 11वीं महीने के पहले दिन मनाए जाते हैं। लोसांग एक त्योहार है, यह सिक्किम में मनाया जाता है। यह सिक्किम में चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाए जाते हैं। अगर आपको वास्तव में एग्जाम पास करना है तो बारीकी को समझना होगा, एग्जामिनर की मन की बात को समझना होगा कि आने वाले समय में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। उसी पे मैं काम कर रहा हूं और लकली प्रभु का बहुत साथ है मेरा, है ना, कि भाई मिल जाता है। इनके अलावा इस्लामी नववर्ष के रूप में मुहर्रम त्योहार मनाते हैं। कल हो गए अगर पूछे कि इस्लाम धर्म में नववर्ष को किस त्योहार के रूप में मनाते हैं तो कहिएगा मुहर्रम। ये जनरल सितंबर और अक्टूबर महीना में जनरली आता है। इनके अलावा पारसी धर्म के प्रमुख त्योहार नवरोज, देखिए नवरोज साल में 2 बार मनाया जाता है। अगर आप अंग्रेजी महीना की बात करेंगे तो एक तो आप मार्च में और एक आप अगस्त में मनाते हैं, है ना। इसके अलावा जो नवरोज पहली बार सल्तनत काल में स्टार्ट करवाया गया था, ये आपका बलबन जो गुलाम वंश के शासक थे उनके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पारसी धर्म का त्योहार है। प्रसिद्ध बुद्धा जयंती ये बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है गुरु पर्व, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक के जन्मदिन पे मनाया जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा मेरे ख्याल में छठ के 6-7 दिन के बाद होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मेला लगता है ना। जो भी वहाँ दरभंगा से होंगे तो जानते होंगे कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पिपरा घाट मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कमला नदी के ऊपर काफी फेमस मेला है, मैं भी गया हूँ। इनके अलावा लोसर त्योहार जो है ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, साथ ही साथ तिब्बत में भी मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि तिब्बत पर चीन का कब कब्जा हुआ, तो आप कहेंगे 1951 में हुआ। हालांकि ये 1949 में भी प्रयत्न किया था। इसके अलावा तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा का नाम आप सभी जानते होंगे। दलाई लामा की जो किताब है उसको मैंने पहचानने का आपको तरीका बता दिया
दिया था कि इनके किताब के शीर्षक में मोस्टली जो हैप्पी है, जो खुशियां है, उनके कोई ना कोई वर्ड जरूर रहते हैं, किसी न किसी रूप में जो है ना, खुशी वाला वर्ड जरूर रहता है, ठीक है। और वैसे ही मैंने अमिताभ जो आपका घोष है उनकी किताब के बारे में बता दिया था कि उनके किताब में नेचर का जिक्र जरूर रहता है, जैसे रिवर ऑफ स्मोक है ना, लिविंग माउंटेन, इस प्रकार से, ठीक है। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया गया, दलाई लामा साहब को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशियाई नोबेल कहा जाता है। ये आपका जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे जो है दिया जाता है। एक से एक बात को जोड़ते जाएंगे, काम आपका बनता जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करने वाली संस्था कौन सा था या थी? तो ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, योजना आयोग का 50 में और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का ये 1951 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, योजना आयोग को रिप्लेस करके किया गया था। आज एक बहुत ही अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन को सुलझाया है, आने वाले क्वेश्चन है वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्या होता है कि बहुत बार बहुत बड़े जो सुरमा होते हैं, 30 मार खान होते हैं, वो भी गिर जाते हैं। तो मैं तो एक छोटा सा है ना प्राणी हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ भैया, है ना। तो वहां पे जो है बहुत दिनों से मैं एक चीज को समझ रहा था, आज जाके क्लियर हुआ मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चे का। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में किया गया था, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में है ना शिवरामन समिति की अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 को किया गया था। कृषि सेक्टर की सर्वोच्च संस्था है। इसके एक पहल थे ई शक्ति योजना, जो आपका स्वयं सहायता समूह में मतलब क्या पारदर्शिता लाने के लिए स्टार्ट किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह पे, जिसकी स्थापना अपने आप में 1921 में हुआ था। इंपीरियल बैंक को रिप्लेस किया गया 1955 में एसबीआई के द्वारा। इरडा जो बीमा क्षेत्र में काम करता है, मुख्यालय आपका कहां पे, हैदराबाद में है। 1999 में स्थापना हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना जो दिल्ली में है 1951 में 1 जनवरी को हुआ था 58 में। वहीं पे इसरो की स्थापना है ना 15 अगस्त 1969 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, मुख्यालय बेंगलुरु में है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, मुख्यालय बंबई में है। भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा हुआ था। ये सब बात ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे पहले आपका भारतीय ओलंपिक कमेटी में अध्यक्ष तो आपका था भैया है ना सर दोराबजी टाटा ही था, और बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर ग्रैंट गोवन थे। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अभी रोजर बिन्नी है, और इधर जो ओलंपिक में आएंगे तो पीटी उषा है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। 2023 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 106 नेशनल पार्क है 2023 तक, अब बढ़ जाएंगे अलग बात है। इनके अलावा भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में अब तक 12। इनके अलावा भारत में सबसे बड़ी नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में है। यहाँ पे आपको हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड्स मिलेगा। और इस बार का जो आपका है ना खेलो इंडिया शीतकालीन गेम हुआ है, उसका शुभंकर भी तेंदुआ के नाम पे ही रखा गया है, जिसका नाम शान दिया गया था, ठीक है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बंटन है, ये आपका कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पे बैरन द्वीप और सैडल पीक भी है ना। गैलिटिया नेशनल पार्क भी है, महात्मा गांधी वाला भी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल को भी रिलेट किया था भाई, तो आपको ध्यान रखना होगा। अंडमान निकोबार काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम में आने के लिए। इनके अलावा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है, जो कहां पे है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच है, पेंच महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है तो एमपी से काम चला लेंगे। दुनिया में सबसे बड़ी नेशनल पार्क कुर्गर नेशनल पार्क है, अफ्रीका में है। दुनिया में सबसे बड़ी मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में सहारा है। भारत में सबसे बड़ी मरुस्थल थार है, राजस्थान में है। मंगोलिया एशिया के सबसे बड़ी मरुस्थल है, जिसका नाम है ना उलान बटोर, राजधानी है मंगोलिया का। गोबी है मरुस्थल का नाम, ठीक है। इनके अलावा वर्ष 2022-23 तक भारत में कुल छोटे छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 से अधिक है। 2023 तक बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। भारत में वर्तमान समय तक कितने रेलवे स्टेशन है? तो मोर देन 7,500, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में सभी प्रकार की नदियां कितने हैं? अगर इंडिया में बात करेंगे तो 200 से अधिक जो है माइनर और मेजर नदियां मिला के बहती है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब मेजर नदी प्रणाली है, सतलज नदी। इनके अलावा कदम बांध किस नदी के संगम पे बनाया गया है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कदम बांध कदम और किस नदी के साथ जो है मुहाने या फिर संजोग या फिर संगम पे बनाया गया है? तो गोदावरी और कदम के संगम पे बनाया गया है कदम बांध परियोजना। कदम बांध परियोजना ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कदम और गोदावरी पे हो गया, समझ गए। कदरा बांध परियोजना, देखिए यहाँ पे कितना लॉजिकल बात बताता हूँ। 5 चीज आपको एक लफ्ज में याद हो जाएगा, वो भी 1 सेकेंडों में, और कंफ्यूजन की संभावना कितने हैं?
तो 0.00001%। ठीक है, आइए कदरा बांध ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कद्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे है? कर्नाटक में। करगा लोक नृत्य कहाँ का होता है? कर्नाटक का। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ का होता है? कर्नाटक का। इसमें सब देखिए क से स्टार्ट है भाई, है ना। कदरा, कद्रमुख, है ना, करगा, कैगा, ये सभी क्या है? कर्नाटक में है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी ना, रखना होगा। इसके अलावा गोदावरी नदी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। पेनिनसुलर क्या होता है बता दिया था अभी। अरब सागर में गिरती है। प्रमुख परियोजना जयकेवारी भी है। प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी, उद्गम कहां से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। इस पे परियोजना की बात करेंगे तो अलमाटी बांध परियोजना और आपका नागार्जुन सागर बांध परियोजना, ये दोनों कृष्णा नदी पर मेजर वाइटल परियोजना है। इसके अलावा यह किन किन राज्यों से जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी यह है। महानदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। इस पे कौन सी परियोजना है? हीराकुंड बांध परियोजना। इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना कहां पे है? उड़ीसा में है। कहां गिरता है? आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना कौन सी है भैया? टिहरी बांध परियोजना है। ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार के जैसा इस प्रकार इस क्वेश्चन का बेस बना था कि भाई अमुक और किस नदी के संगम पे है। उसी प्रकार से टिहरी बांध जो है तो भागीरथी नदी पे, लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा दिया है कि भागीरथी और भिलांगना के संगम पे, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है और पास्ट में एसएससी ने इसे आंसर माना है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध जो है ग्रेविटेशनल वाला, ये आपका भाखरा नांगल है। कहां पे है? सतलज नदी पे, पंजाब में। इसके अलावा इंदिरा गांधी बांध सागर, नर्मदेश्वर, ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर सभी नर्मदा पे है। नर्मदा कहां से निकलती है? मैकालरंज के अमरकंटक चोटी से निकलती है पश्चिम दिशा में। रिफ्ट वैली को पार करते हुए कहां? अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा के किनारे आपका ओमकारेश्वर जो तीर्थ स्थल है वो स्थित है। इनके अलावा पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी स्थित है। पंचेत बांध परियोजना के पर जो है दामोदर नदी पर स्थित है। और तिलैया बांध परियोजना बराकर पर स्थित है। और बराकर अपने आप में दामोदर की सहायक नदी होती है और बराक जो है अपने आप में, है ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? देखिए सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में ये लॉर्ड कर्जन के काल में जो है आपका विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, है ना। जैसा कि आज हमारे वर्तमान में कौन सा है? यूजीसी विद्यालय अनुदान आयोग है। ठीक है, इनके अलावा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1899 से 1905 के मध्य रहा था। इन्हीं के काल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल 1905, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905, कृषि बैंक की स्थापना इत्यादि हुई थी, है ना। बंगाल विभाजन कब लागू होता है? ये जो तारीख के साथ याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905, है ना। घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905। इसी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था जिसमें गांधी जी नहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि 1915 में तो अफ्रीका से लौटे ही थे। ठीक है, तो इसमें नहीं रहेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि स्वदेशी आंदोलन के समय अंग्रेज कौन थे, तो कर्जन ऑप्शन में है तो ठीक है, लेकिन जब ये स्वदेशी आंदोलन अपना रूप पकड़ लिया था ना, तो उस समय मिंटो आ गए थे, क्योंकि मिंटो का कार्यकाल 1905 से ही स्टार्ट होता है। मिंटो अभी ऐसे नहीं समझे तो 1909 का जो अधिनियम है वो मोरले मिंटो, वही वाला मिंटो है ये, है ना। बाद बाकी चॉकलेट भी होता है मिंटो फ्रेश, है ना भैया। इसके अलावा ये है मेरा मैंकरिफ, ये नाम है भाई, मैंकरिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना कर्जन के काल में ही हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 काफी इंपोर्टेंट है, प्रेस पर रोक लगाने वाली था, है ना। इसके अलावा भारतीय शस्त्र अधिनियम या फिर इंडियन आर्म्स एक्ट, ये भी 1878, दोनों लिटना के काल में आया था, लिट्टी के काल में आया था। इनके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, है ना, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। उद्धारक आदमी हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये उद्धारक कहा था, कहकर संबोधित किए थे। ठीक है, अपनी अपनी जिसको उपाधि दिए थे, सही है भाई, मैं भी मानता हूं, क्योंकि मानना पड़ेगा, नौकरी चाहिए। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लगातार 10 वर्षों तक जनगणना, है ना, लगातार जनगणना। इल्बर्ट बिल जो आया था, विवादित बिल था, आप समझ गए, इसमें मैं समझाया था कि क्या था इल्बर्ट बिल। ये भी 83-84 में आया था, तो ये भी इन्हीं के काल में आया था। किसके काल में? रिपन के काल में। हंटर आयोग की अध्यक्षता, हंटर आयोग जो शिक्षा से संबंधित थे, बाद में एक वो हंटर वाला बाद में और देखेंगे आप, जब जालियांवाला बाग होता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिविल सर्विस की उम्र सीमा 19 से बढ़कर 21, ये सभी के सभी जो है
53 के काल में हुआ था। ठीक है, इनके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन के समय हुआ था और इसी के काल में थर्ड बर्मा युद्ध भी हुआ था 1885, है ना। भारत और यूरोप के बीच पहला समुद्री टेलीग्राम सेवा 1865 में सर जॉन लॉरेंस के काल में शुरू हुआ था। प्रसिद्ध 1857 का विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ था। तो ये कुछ एक बातें जो गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, जरूर ध्यान रखिएगा, काम आएगी आपको, है ना। विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम क्या थी? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फोर्ट, है ना, नो वन बिहाइंड, इस प्रकार का थीम रखा गया है। इसके अलावा विश्व खाद्य संगठन की स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है, लेकिन मुख्य स्थापना कहाँ पे? कनाडा के क्यूबेक में हुआ था। इसके अलावा विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2024 का थीम अभी 2 फरवरी को मनाए हैं, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 2023 में इसका थीम रखा गया था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। विश्व जल दिवस 2024 का भी थीम जो है 22 मार्च को हालांकि मनाएंगे, अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, शांति के लिए जल। विश्व जल दिवस 2023 का थीम रखा गया था स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम रखा गया था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अभी यही चलेगा क्योंकि अभी पर्यावरण दिवस काफी लॉन्ग है, 3 महीना समय है। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? ये तो और ज्यादा लॉन्ग है और ये करेंट सेक्शन की क्वेश्चन कहा जा सकता है क्योंकि सितंबर में मनाते हैं, 16 सितंबर को। तो इसका था मॉनिटरी प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला प्रश्न है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ये 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और आप कहेंगे कि बना कब था? तो 1992 में। दोनों बात ध्यान रखेंगे, दिल्ली में इसी संविधान संशोधन के द्वारा इसी वर्ष में जो है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया गया। वर्तमान में दिल्ली का प्रशासक विनय कुमार सक्सेना है। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 जो है 239 से 241 ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों के जो है बारे में विवरण समझाता है ना, यूटी के बारे में। इनके अलावा दिल्ली स्थित केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिनका अपना उच्च न्यायालय है। यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया इन्होंने, है ना, कुछ गलत तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, पीडीएफ में सही कर देंगे। नहीं जी, सही है। इनके अलावा दिल्ली सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना सर्वोच्च न्यायालय है। 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है। हाई कोर्ट की स्थापना दिल्ली वाला 1966 में हुआ था। सबसे नवीन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना था, तब से 370 भी हट गया। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी 3 ऐसे यूटी हैं जिनके पास जो है विधानसभा है ना, विधानसभा है। इसके अलावा गोवा को 1962 में पहले यूटी ही बनाया गया था 12वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका गोवा को एक राज्य बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा पक्के पग हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पे थोड़ा कान खोल के सुनिएगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भाई जो पोंगल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन जो अट्टुकल पोंगल है ये अलग है। उसी प्रकार से यहाँ बात कर लेंगे हम कि भाई पक्के पग हॉर्नबिल, ऐसे खाली हॉर्नबिल कहेगा तो आप नागालैंड में मना लोगे, लेकिन पक्के पग हॉर्नबिल कहेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश अभी 9वीं टाइम मनाया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। पक्के पग हॉर्नबिल, पक्के टाइगर रिजर्व है ना, वहां से ये नाम को लिया गया है। यह जो है तो यह त्योहार प्रतिवर्ष अरुणाचल प्रदेश के केसांग जिले में होता है। यह त्योहार में विशेष रूप से वन्य जीव संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी समुदाय जो है जिनका नाम है न्यासी, ये न्यासी समुदाय के लोग इसमें भाग लेते हैं पक्के पग हॉर्नबिल में। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में लोसार, ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मोपिन, यह गालो समुदाय के द्वारा, गालो एक भाषा भी होता है जो आपके अरुणाचल प्रदेश में बोले जाते हैं। गालो, कोक बरोक मैंने बताया था त्रिपुरा में बोले जाते हैं। सोलुंग सोलुंग जो है ये आदि मतलब अंत वाला आदि नहीं है, आदि जनजाति का नाम है, तो उनके द्वारा सोलुंग फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एक और फेस्टिवल है, ड्री फेस्टिवल है बच्चा। ये ड्री
ड्री है, ड्री है ना, ड्रॉ नहीं है, ये है ड्री, इस प्रकार से बाउंड्री वाला लास्ट वाला ड्री। तो ड्री फेस्टिवल भी मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आपने यहाँ पे देखा है ना, पक्के पग हॉर्नबिल हो जाएगा, सोलुंग हो जाएगा, लोसार हो जाएगा, मोपिन हो जाएगा, ये सब ड्री हो जाएगा, सब कहाँ का हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड का है ना, जो है नागालैंड में मनाया जाता है 2000 ईस्वी से, और प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड की महत्वपूर्ण पक्षी है। इसी बात को एक बच्चे ने आज मुझे कंफ्यूजन दूर किया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और ताउम्र लोग सीख सकता है ना। मुझे लगता था कि नागालैंड की राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल, आज मैंने इसे डिटेल में पढ़ा, उस बच्चे के कहने पे पढ़ा एक्चुअली में। तो ये जो है नागालैंड की राजकीय पक्षी नहीं है, नागालैंड की राजकीय पक्षी अलग है। हॉर्नबिल सिर्फ नागालैंड में एक महत्वपूर्ण पक्षी है जिसे लोग विशेष है ना वैल्यू करते हैं, क्योंकि ये संकट प्राय है, ठीक है, यानी लुप्त होने के कगार पे है। कहा जाता है ये पक्षी हमेशा जोड़ा में ही रहते हैं, है ना, यानी पति पत्नी के साथ में ही रहते हैं, एक नहीं रहे तो दूसरा भी नहीं रहता, ऐसा कहा जाता है। कहाँ तक सत्य है ये बात तो मैं नहीं जानता, है ना। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आज से पहले ये जानते होंगे भाई कि हॉर्नबिल नागालैंड की राजकीय पक्षी है, उसमें करेक्शन कर ले। मैं अलग से एक इमेज छाप दूंगा और सभी PDF के साथ दूंगा, और इससे इसकी गलती के लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। इनके अलावा तो आप समझ गए कि नागालैंड की राजकीय पक्षी नहीं है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है केरल की, मैं बताया था कि राजकीय पक्षी अपनाया है केरल, तो ये तो सही है, अरुणाचल प्रदेश की भी है, लेकिन नागालैंड की नहीं है। ये बात जो है विशेष रूप से जो आज तक मिथ था मेरे लिए। इनके अलावा 2024 में शीतकालीन खेल यूथ गेम किस राज्य में कराए जाएंगे? गलती एक्सेप्ट करने में कोई हानि नहीं है और मुझे कोई शर्म नहीं आता, ठीक है। तो जो शीतकालीन आपका खेल हुआ है ये आपका यूथ वाला, तो ये जम्मू कश्मीर, और पहली बार जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी कराया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के गुलबर्गा में ही होते थे, अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी हुआ है इस बार, ठीक है। इस बार यह खेल 2 चरणों में कराया गया। इसकी स्टार्टअप होती है 2020 में, और 2020 से 2023 तीनों एडिशन के विजेता ओनली जम्मू कश्मीर, एक छत्र राज्य, यहीं पर खेल यहीं पे विजेता। लेकिन इस बार मामला बदल गया है, 2024 में यह 2 जगह हुआ है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, ठीक है। लद्दाख में मात्र 2 खेल को कराए गए हैं, फास्ट स्केटिंग और आपका एस हॉकी। बाद बाकी की जो भी खेल है वो जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाए गए, है ना, 2 चरणों में हुए। ये सब विशेष बात ध्यान रखेंगे एक एक बात। तो 2024 वाले की विजेता आर्मी बना है, आपके सामने ये पदक लिस्ट है। 2024 वाला आर्मी को 21 पदक मिला है, बाद बाकी कर्नाटक 2nd स्थान, महाराष्ट्र 3रा स्थान, ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 2 चरणों में हुआ है। लद्दाख में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिता कराई गई, वहीं जम्मू कश्मीर में बाकी खेल जैसे स्की, पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्कीइंग, गंडोला, ये सब जो है कराए गए गुलमर्गा में, ठीक है। 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का शुभंकर सीन ए सिया या फिर शान, जैसा कि मैंने अभी कहा था, जिसके किसके नाम पे भैया, हिम तेंदुआ, जो कहां पाया जाता है, लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में। इसके अलावा 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु में हुआ, विजेता कौन रहा था? तो विजेता रहा था आपका महाराष्ट्र, और विजेता कौन रहा था? तमिलनाडु, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम कितनी बार हुए हैं? 6 बार। 4 बार के विजेता कौन है? हरियाणा। 2 बार के विजेता कौन है? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 उत्तर पूर्वी भारत में हुआ, विजेता कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां करवाए गए थे? तो उड़ीसा में करवाए गए थे 2020 में। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तिरिचमीर, ठीक है। हिंदुकुश पर्वत कहां पे रहेगा? अपने इंडिया के नक्शा अगर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में दिखेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सहारे। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, नेपाल रेंज की चोटी है। कहां पे है? नेपाल में है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं, है ना, हिमालय रेंज की, माफ कीजिएगा, नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, सागर माथा। इसके अलावा नेपाल जो हिमालय पर्वत है, कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। कैसा निर्माण हुआ है? प्लेट के टकराने से। कौन कौन से प्लेट? इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ। हिमालय की जगह पे पहले क्या थे? टेथीज से। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी दूसरा कौन है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। तीसरा कौन है सबसे ऊंची चोटी? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है और भारत का पूर्ण रूप से अपना जो है पीक है। इनके अलावा अरावली, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसका हाइट है 17-22 मीटर। अगर आप माउंट एवरेस्ट की हाइट कहेंगे तो 88-50। दूसरा था 86-11 केटू, और तीसरा आप कर लेंगे तो 85-86 कर लीजिएगा कंचनजंगा का, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, अपने पड़ोसी देश की थोड़ा सा ख्याल ले लें। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, अब मैं लाइक करने के लिए कह ही दूं, क्योंकि ये बिना कहे शायद आप ना करें, और कहने के बाद भी आप शायद ना करें, आपको पसंद नहीं है तो मत कीजिए।
कीजिए, पसंद आया होगा तो जरूर करें भाई, ठीक है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पिद्रुगला। आधिकारिक भाषा है श्रीलंका की सिंहली और तमिल। अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म के हैं और जो भौगोलिक स्थिति है हिंद महासागर में है। अंग्रेज से आजाद हुआ था 1948 में। प्रथम प्रमुख बंदरगाह हम्बनटोटा और श्रीलंका में जो फेमस नृत्य है कंडियान है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी गंगसर पुनसुम है ना, सर्वाधिक धर्म को मानने वाले बौद्ध और जो आधिकारिक भाषा है जोंगखा है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी खकाबो राजी है ना, प्रमुख पर्वतमाला यरकान योमा, प्रमुख भाषा बर्मी, अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म के। और भारतीय राज से जो सटे हुए राज है जो म्यांमार को टच करता है, ये कौन है भैया? तो ये है ममियाना, मतलब कौन कौन सा होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। किसी भी बच्चे को पीडीएफ संबंधित जानकारी चाहिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि पीडीएफ कैसे मिलती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको जानकारी दे दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।